55 मिस वर्मा, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल हम मीटिंग बाद में कर लेंगे। अब तक आपने पढ़ा। रोशन भी विद्या को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहता है, विद्या जल्दी बताओ ना तुम हो कौन, क्योंकि जयपुर में एक सर्वेंट की इतनी सैलरी है कि 4 साल से मैं खुद नहीं रख पाया हूँ और तुमने जॉब ज्वाइन करते ही शेफ रख लिया। अभी जयपुर के सारे रॉयल फैमिली के नाम बोलते हुए कहती है, आप शेखावत खानदान से हो या फिर रजावत खानदान से या फिर राजपूत या इस कंपनी के ओनर राजपूत खानदान से। विद्या सबके सवालों के जवाब देते हुए कहती है, मैं इन सब में किसी के खानदान से नहीं हूँ, मैं तो फेयरफुल फेस। अब आगे विद्या कुछ सोचकर कहती है, मैं पुणे से आई हूँ और मेरे घर वालों ने मेरे लिए ये मेड और शेफ का इंतजाम किया है। सब विद्या को देखकर कहते हैं, तुम्हारे घर वाले का नाम क्या है? विद्या चौंकते हुए कहती है, व्हाट फेयरफुल फेस। काव्या बात संभालते हुए कहती है, हमारे कहने का मतलब है कि तुम बड़े खानदान से बिलोंग करती हो ना, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना इंतजाम किया है। विद्या बस स्माइल करती है। अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है और सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विद्या जैसे ही अपनी कार में बैठती है, पीछे खड़े शिव, काव्या, रोशन और अभी खुश होते हुए कहते हैं, वाओ फ्लश्ड, कितनी अच्छी कार है, स्माइलिंग फेस। विद्या सबको देखकर कहती है, आप लोग अपना अपना एड्रेस बता दीजिए, ड्राइवर आप लोगों को छोड़ देगा। अभी हाँ बोलने ही वाली थी कि वहाँ यादविक आ जाता है, जिसे देखकर चारों ऐसे गायब होते हैं मानो किसी भूत को देख लिया हो। यादविक स्माइल करते हुए कहता है, कैसा गया आपका पहला दिन विद्या? विद्या भी स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा था, और आपका? यादविक की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और वो स्माइल करते हुए कहता है, अब से मेरा दिन अच्छा ही जाने वाला है। विद्या सवालिया नज़रों से यादविक को देखने लगती है तो यादविक अपनी बात संभालते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे लोग हमारे ऑफिस में काम करेंगे तो ऑफिस की ग्रोथ होगी, तो मुझे खुशी होगी। विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे चलना चाहिए। यादविक भी हम कहकर अपनी कार की तरफ चला जाता है। विद्या कार में बैठ जाती है और उसकी कार ऑफिस से निकल जाती है, साथ ही चारों तरफ विद्या की सिक्योरिटी के लिए कार चलने लगते हैं। यादविक की कार पीछे हो जाती है तो वो स्मर्क करते हुए कहता है, ओ सिक्योरिटी गार्ड नॉट बैड। विद्या की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो विद्या की कार विंडो ग्लास पर कोई नॉक करता है। विद्या विंडो नीचे करती है तो सामने एक छोटी सी बच्ची थी जो भीख मांग रही थी। विद्या अपने बैग से पैसे निकालती है और आज यादविक ने उसे जितने पैसे दिए थे सारे पैसे उसे दे देती है। वो बच्ची पैसे लेकर विद्या को हैरानी से देखने लगती है, फ्लश्ड। पीछे से यादविक भी विद्या के इस काम से इम्प्रेस हो गया था। यादविक स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तो आपकी हर अदा पर मैं फिदा हूँ विद्या, लेकिन आपकी ये मासूमियत भाग गई मुझे, स्माइलिंग फेस। ये यादविक तो घना बावला हुआ जा रहा है, ऐसे तो ये एक दिन कहीं विद्या के पीछे जाते हुए खाई में ही न गिर जाए, क्योंकि खाई और नदी से तो विद्या का पुराना रिश्ता है, टीयर्स ऑफ जॉय। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो विद्या की कार आगे बढ़ जाती है और यादविक अपने रास्ते चला जाता है। विद्या विला पहुंचती है और शावर लेकर गार्डन में वॉक करने लगती है। तभी विद्या को अमायरा का कॉल आता है तो विद्या अमायरा से बात करने लगती है। इसी तरह शाम से रात हो जाती है और विद्या डिनर करके अपनी दवाई खा के सो जाती है। पुणे युवान देर रात घर पहुंचता है और शावर लेकर बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर था। युवान उठकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगता है। थोड़ी देर यूं ही काम करते हुए युवान को नींद आ जाती है। अगली सुबह युवान का फोन बजने लगता है। युवान कॉल रिसीव करता है तो सामने से आवाज आती है, सम मीटिंग है, आप अभी तक आए नहीं। युवान तुरंत टाइम देखता है तो सुबह के 9 बज रहे थे। युवान तेजी से उठता है और कहता है, नवीन मैं पहुंच रहा हूं, तुम क्लाइंट को अटेंड करो। युवान जल्दी से रेडी होता है और तेजी से घर से बाहर निकल जाता है। तभी युवान के फोन में एक फोटो आता है। कल शाम विद्या गार्डन में वॉक कर रही थी उस वक्त की। युवान अपनी कार में बैठता है और प्रणव को कॉल करते हुए कहता है, प्रणव कल विला में कोई आया था आसपास? प्रणव कहता है, नहीं सर कोई नहीं आया था, बस सड़क की साफ सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मी आया था। युवान गुस्सा करते हुए कहता है, यू इडियट पाउटिंग, वो क्लीनर नहीं स्पाई था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। उस एरिया में भी कोई एंटर हुआ तो तुम हेल में एंटर कर जाओगे, गॉट इट पाउटिंग। युवान कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जयपुर प्रणव अपने आसपास खड़े गॉड्स को देखकर कहता है, पता करो कि कल वो क्लीनर जो आया था वो कौन। जल्दी। प्रणव विला के सामने ही आउट हाउस में था और विला में नजर गड़ाए था। विद्या विला से जैसे ही बाहर आती है, प्रणव दौड़कर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और विद्या के पीछे चला जाता है। प्रणव विद्या का पीछा करते हुए यादविक राजपूत इंटरप्राइजेस पहुंच जाता है। विद्या ऑफिस के अंदर चली जाती है और प्रणव बाहर ही नजर रखने लगता है।
शाम को विद्या ऑफिस के बाहर आती है तो प्रणव उसके पीछे अपनी कार लगा देता है और सेफली विद्या को विला पहुंचाकर वो आउट हाउस चला जाता है और युवान को सारी बातें बता देता है। यूं ही 2 वीक बीत जाते हैं। लंच टाइम। विद्या सबके साथ लंच करने के बाद अपने टैब में डिज़ाइन बना रही थी, तभी शिव खांसते हुए कहते हैं, आज हमारी प्रेजेंटेशन है मिड मंथ की और मेरा गला बहुत खराब उन्होंने है। शिव ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे और वो बुरी तरह खांसने लगते हैं। काव्या ऑफिस के काम से किसी मीटिंग में गई थी। रोशन शिव को पानी पिलाते हुए कहता है, तो अब हम प्रेजेंटेशन कैसे सबमिट करेंगे? अवी कहती है, वही तो शिव सर का गला तो बहुत ही खराब है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। विद्या कहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। विद्या की बात सुनकर रोशन और अवी एक दूसरे को देखते हैं और डेविल स्माइल करने लगते हैं, स्माइल विद हॉर्न्स। शिव दोनों को घूरते हुए कहते हैं, ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो तुम दोनों? रोशन और अवी दोनों विद्या की चेयर के पास जमीन में बैठते हुए कहते हैं कि विद्या, इस बार तुमने कितनी मेहनत से डिज़ाइन बनाए हैं, ना तो क्यों ना तुम ही प्रेजेंटेशन दे दो। विद्या चौंकते हुए कहती है, व्हाट फियरफुल फेस। मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं बोलूँगी क्या? शिव भी रोशन और अवी का साथ देते हुए कहते हैं, विद्या प्लीज़ बेटा मान जाओ ना, मेरे खातिर कर लो प्लीज़। विद्या कहती है, शिव सर आप जानते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं और इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे। शिव विद्या को शांत करते हुए कहते हैं, अरे तुम फिक्र मत करो, हम ब्लूटूथ से कनेक्टेड होंगे, मैं जैसा बोलता जाऊंगा तुम बस वैसे वैसे बोलती रहना, ठीक है? विद्या मना करती है तो रोशन और अवी दोनों रोने लाउडली क्राइंग की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, ठीक है विद्या मत करो, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉस हमें ऑफिस से निकाल देंगे, लाउडली क्राइंग। रोशन रोने की एक्टिंग लाउडली क्राइंग करते हुए कहता है, फिर मैं सिग्नल पर बैठकर भीख मांगूंगा, क्योंकि यादविक राजपूत इंटरप्राइजेस से निकालने के बाद तो पूरे जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में भी मुझे जॉब नहीं मिलेगी। अवी भी रोते हुए कहती है, लाउडली क्राइंग, हाँ और मेरे घरवाले मेरी शादी किसी अनजान इंसान से करा देंगे जिसे मैं जानती भी नहीं होगी, लाउडली क्राइंग। रोशन और अवी जोर जोर से रोने लगते हैं, लाउडली क्राइंग। शिव भी विद्या को इमोशनल ब्लैकमेल लाउडली क्राइंग करने लगते हैं तो विद्या झुंझलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। सब खुश हो जाते हैं लेकिन विद्या परेशानी से इधर उधर चक्कर काटने लगती है। विद्या फाइल लेकर मीटिंग रूम की तरफ जा ही रही थी कि सामने से यादविक अपने असिस्टेंट के साथ वहां आ जाता है। विद्या यादविक को अनदेखा करके मीटिंग रूम में चली जाती है और फिर सारे लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही यादविक वहां आता है सब खड़े हो जाते हैं, बस विद्या ही बैठी हुई थी क्योंकि वो सोच रही थी कि यादविक को देखकर ये लोग खड़े क्यों हो रहे हैं। विद्या के बगल में खड़ी एक लड़की विद्या को देखकर कहती है, बॉस आए हैं और तुम बैठी हुई हो। विद्या बॉस सुनकर यादविक को देखती है, यादविक छोटी सी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। विद्या को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो जैसे ही खड़ी होने लगती है, यादविक अपनी बॉस वाली चेयर पर बैठ जाता है और मीटिंग स्टार्ट करने को कहता है। मीटिंग स्टार्ट होती है। हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ कमी थी, किसी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, किसी ने फाइल अच्छे से नहीं बनाई थी, तो किसी ने डेटा ही इनकम्प्लीट बनाया था। यादविक सबको सुना रहा था और विद्या को डर लग रहा था कि अगर उससे कोई गलती हुई तो कहीं यादविक उसे भी यूं ही नहीं डांटे। विद्या की बारी आती है और वो धीमे कदमों से स्क्रीन के सामने खड़ी हो जाती है। विद्या कांपते हुए कहती है, हेलो एवरी.1। विद्या डर से कांप रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, तो यादविक बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में कहता है, यू ओके मिस वर्मा, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल हम मीटिंग बाद में कर लेंगे। बस और क्या था। विद्या झट से हाँ में सिर हिला देती है तो यादविक सबको घूरते हुए कहता है, और तुम सब कल तक मुझे सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स ऑन टाइम चाहिए। पाउटिंग। सब हाँ में सिर हिला देते हैं। विद्या अपना फाइल लेकर अपने डिपार्टमेंट चली जाती है तो वहाँ मौजूद सब लोग विद्या की बुराई करने लगते हैं और यादविक का नाम विद्या के साथ जोड़ने लगते हैं। विद्या अपने चेयर पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और फिर एक ही सांस में पूरी ग्लास का पानी अपने गले से नीचे उतार लेती है। शिव, अवी और रोशन तीनों विद्या के आसपास खड़े होकर तब से एक ही सवाल कर रहे थे कि मीटिंग रूम में क्या हुआ कि तुम बिना प्रेजेंटेशन दिए ही आ गई। विद्या सबको बता देती है कि मीटिंग रूम में क्या हुआ तो सब लोग विद्या को हैरानी फियरफुल फेस से देखते फ्लश्ड हुए कहते हैं, यादविक सर ने ऐसा कहा। विद्या हाँ में सिर हिलाती है तो अवी अपनी चेयर पर धम से बैठते हुए कहती है, उस हैंडसम राक्षस ने ऐसा कहा। उन्होंने एक बार मेरी डिज़ाइन में इतनी सी मिस्टेक थी तो पूरे आधे घंटे तक सुनाया था और तुम्हें कुछ नहीं कहा, लाउडली क्राइंग। मुझसे तो ऐसा कभी नहीं कहा। अवी की बात सुनकर शिव कहते हैं, इसे छोड़ो, कल के लिए प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, सर ने हमें एक मौका दिया है।
इसी तरह शाम हो जाती है और पार्किंग एरिया में विद्या को यादविक मिलता है, जिससे बचने के चक्कर में विद्या एक लड़की से टकरा जाती है तो विद्या और वो लड़की दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। उस लड़की की दर्द भरी आह निकल जाती है और वो कहती है यादविक हेल्प। विद्या भी जमीन से उठने लगती है तो उसे अपने सामने हाथ नजर आता है। विद्या नजर उठाकर देखती है सामने यादविक बाहें फैलाए खड़ा था। विद्या यादविक का हाथ पकड़कर उठ जाती है, साथ ही वो अनजान लड़की भी यादविक का हाथ पकड़कर उठ जाती है। यादविक विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है विद्या मीट माय बेस्ट फ्रेंड सावी सिसोदिया, इसी के लिए मैंने वो मिरर आर्ट खरीदा था। यादविक सावी को देखकर कहता है और सावी मीट विद्या, इसी के हाथों का आर्ट तुम्हें इतना पसंद आया था। सावी भी स्माइल करते हुए कहती है ओ विद्या, आपको पता हम कब से यादविक से कह रहे थे कि एक बार मुझे आपसे मिला दे ताकि मैं आपसे मिलके आपको थैंक्स कह सकूं मेरे बर्थडे के लिए इतना खूबसूरत तोहफा डिजाइन करने के लिए। विद्या स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है तो यादविक अपनी कार लेने चला जाता है। सावी विद्या से बात करने लगती है। सावी बहुत अच्छी थी, वो विद्या को देखकर कहती है वैसे यादविक आपसे ज्यादा काम तो नहीं करवाते ना। विद्या स्माइल करते हुए कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। सावी स्माइल करते हुए कहती है अगर ऐसी बात हो ना तो आप मुझे बता सकती हैं क्योंकि हम यादविक को बहुत डांटेंगे। विद्या स्माइल करती है। इतने में यादविक भी अपनी कार लेकर आ जाता है तो सावी विद्या को बाय बोलकर चली जाती है। विद्या भी अपने घर चली जाती है। कार में सावी यादविक के बगल में बैठी हुई थी और यादविक कार ड्राइव कर रहा था। तभी सावी कहती है विद्या कितनी प्यारी है ना। यादविक स्माइल करते हुए कहता है हम बहुत। विद्या विला पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर चौंक जाती है। फेयरफुल फेस 56 विद्या मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, अब तक आपने पढ़ा। कार में सावी यादविक के बगल में बैठी हुई थी और यादविक कार ड्राइव कर रहा था। तभी सावी कहती है विद्या कितनी प्यारी है ना। यादविक स्माइल करते हुए कहता है हम बहुत। विद्या विला पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर चौंक जाती है। फेयरफुल फेस। अब आगे विद्या सामने घर के अंदर आती है और हैरानी से सामने देखते हुए कहती है आप सब। कुमुदिनी जी विद्या को गले लगाते हुए कहती है हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे इसलिए आ गए आपसे मिलने। विद्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं और वो स्माइल करते हुए कहती है मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही थी। अमायरा भी चहकते हुए विद्या के गले लग जाती है तो विद्या अमायरा को कसकर गले लगाते हुए कहती है आई मिस यू सो मच अम्मू। अमायरा विद्या से अलग होते हुए कहती है आपको पता है भाभी मैंने पिछले 2 हफ्तों आपको कितना मिस किया। सब अमायरा की हिंदी सुनकर हंसने लगते हैं टीयर्स ऑफ जॉय। तो विद्या भी हंसते हुए अमायरा के गाल छूते हुए कहती है मैंने भी अपनी प्यारे नन की हिंदी को 2 हफ्तों में बहुत मिस किया। अमायरा क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है अच्छा ये सब छोड़ो आप रूम में जाओ, आपके लिए सरप्राइज है जल्दी जाओ। विद्या समझ नहीं पाती है लेकिन फ्रेश होने के लिए वो अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही अपने रूम का दूर खोलती है सामने खड़े शख्स को देखकर विद्या की आंखों से आंसू छलक जाते हैं लाउडली क्राइंग। विद्या बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर जाती है और युवान के सीने से लग जाती है। युवान इन सब के लिए रेडी नहीं था इसलिए वो विद्या को पकड़कर बेड पर गिर जाता है। विद्या को अपनी बाहों में भर के युवान सुकून महसूस कर रहा था और विद्या युवान के सीने से लगकर सुबक रही थी। विद्या शिकायत करते हुए कहती है तुम बहुत बुरे हो लाउडली क्राइंग, इतने दिनों बाद क्यों आए हो लाउडली क्राइंग। युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है सॉरी। युवान का बस एक वर्ड ही काफी था। विद्या की सारी नाराजगी दूर करने के लिए विद्या युवान के सीने से लगकर बस रोए जा रही थी। युवान विद्या को अपनी बाहों में भरे हुए अपने मन में कहता है बस आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैं लावण्या को क्यों ढूंढ रहा हूँ। फ्लैशबैक आज सुबह युवान अपने कैबिन में बैठा नवीन से कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी कैबिन में कोई नॉक करने लगता है बार बार। नवीन कैबिन का दूर खोलता है तो सामने एक लड़का खड़ा था जो बहुत थका हुआ लग रहा था। नवीन उसे देखकर कहता है अर्चित तुम यहाँ इस वक्त। अर्चित रोनी सी सूरत बनाकर कहता है बॉस कहाँ हैं। नवीन साइड हटता है तो अर्चित कैबिन के अंदर घुस जाता है और युवान को देखकर कहता है बॉस आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया कि लावण्या मैडम का क्या करना है। युवान सवालिया नजरों से अर्चित को देखकर कहता है लावण्या मिल गई। अर्चित हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है हाँ और मैंने आपको ये बात 2 हफ्ते पहले संडे को ही बताया था, आपने कॉल रिसीव किया और फिर बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर दिया। युवान चौंकते हुए कहता है मैंने ऐसा कब किया। युवान को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है और वो जल्दी से अपना फोन चेक करता है। जिस दिन विद्या जयपुर गई थी उसी दिन अर्चित का फोन आया था। युवान गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है डैम इट पाउटिंग। उसने कॉल पिक किया था और पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा और इसलिए वो जयपुर चली गई। अर्चित और नवीन एक दूसरे को देखते हैं और फिर युवान को खुद में यो बड़बड़ाते हुए देखकर पूछते हैं बॉस आर यू ओके।
युवान अर्चित को घूरते हुए कहता है, एक बार कॉल करने के बाद 2 वीक तक क्या कर रहे थे। अर्चित से अब रहा नहीं जाता है और वो रोते हुए कहता है, लाउडली क्राइंग, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, लावण्या मैडम को मैंने यॉट में देखा था, मैं तो वहाँ पर बस एंजॉय करने गया था, लेकिन वो दिख गई तो मैंने आपको कांटेक्ट किया, लेकिन वहाँ फ़ोन उड़े करना मना था, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी ने मुझ पर फाइन लगाया और बहुत मारा है। लाउडली क्राइंग है, लाउडली क्राइंग। अर्चित नवीन के गले लगकर रोने लगता है तो नवीन अर्चित को खुद से दूर करते हुआ कहता है, छी दूर रह, तेरी नाक बह रही है। युवान उन दोनों को घूरता है तो दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं। युवान अर्चित को घूरते हुए कहता है, लावण्या कहाँ और किसके साथ थी, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अर्चित हाँ में सिर हिला देता है तो युवान अपना फ़ोन लेकर घर चला जाता है और सबको देखकर कहता है कि विद्या को गए बहुत दिन हो गए तो क्यों ना हम उससे मिलकर आएं। बस फिर क्या था, युवान और बाकी सब आ गए। फ्लैशबैक एंड। विद्या युवान के सीने से लगे हुए थी और अब उसके आंसू सूख चुके थे और वो बस युवान के सीने से लगी थी। युवान चुपचाप विद्या को अपनी बाहों में भरकर था। दोनों अभी आधे बेड पर लेटे हुए थे और दोनों के पैर बेड से बाहर लटक रहे थे। युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। विद्या भी युवान को देखकर कहती है, मैं भी तुमसे बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ, तुमसे बहुत जानना चाहती हूँ। विद्या की बात सुनकर युवान जल्दी से कहता है, वो उस दिन जो कॉल आया था वो। युवान ने इतना ही कहा था कि रूम का दूर जोर की आवाज के साथ खुल जाता है और सामने अमायरा खड़ी थी, वो भी आंखें फाड़े सामने देख रही थी। फ्लश्ड। अमायरा जल्दी से पलटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, सॉरी सॉरी, वो नानी माँ आप दोनों को बुला रही है। अमायरा दौड़ते हुए नीचे चली जाती है। विद्या जल्दी से युवान से अलग होती है और वो भी अमायरा के पीछे ही दौड़ते हुए चली जाती है। युवान सामने दरवाजे को घूरता है और फिर वो भी नीचे चला जाता है। अमायरा हमेशा की तरह विद्या को टीज कर रही थी, अपनी आई विंकिंग फेस करते हुए। विद्या शर्म से गुलाबी चेहरा छुपाने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग लिविंग रूम में चाय कॉफी पीते हुए गप्पे लगाने लगते हैं। विद्या सबको अपने ऑफिस के बारे में बता रही थी और युवान इंतजार कर रहा था कि कब उसे मौका मिले और वो विद्या को सारी सच्चाई बताए, लेकिन अफसोस युवान को मौका मिल ही नहीं रहा था। इसी तरह शाम से रात हो जाती है और सब लोग डिनर के बाद गार्डन में वॉक करने चले जाते हैं। आज पता नहीं अमायरा क्यों विद्या और युवान के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अमायरा विद्या को अपने रूम में ले जाती है क्योंकि कुछ दिन बाद उसके एग्जाम होने वाले थे, इसलिए वो विद्या से हेल्प मांग रही थी। विद्या अमायरा के रूम में उसे सब कुछ बताते हुए ही सो जाती है। आधी रात युवान अमायरा के रूम में जाता है तो दोनों ही बेड पर आधा टेढ़ा सो रहे थे। युवान अमायरा को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और विद्या को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। अगली सुबह विद्या की नींद खुलती है तो उसके सामने युवान का चेहरा था, जिसे देखकर विद्या स्माइल करती है और युवान के माथे पर किस करती है। तभी विद्या का फोन बजने लगता है। विद्या तुरंत उठती है और अपना फोन उठाकर खिड़की के पास चली जाती है। विद्या कॉल रिसीव करती है, सामने से अवी कहती है, विद्या आज भी तुम्हें ही प्रेजेंटेशन देनी होगी। शिवसु की तबीयत रात को ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। विद्या जल्दी से पूछती है, अब सर कैसे हैं? अवी विद्या को शांत करते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो सर ठीक है, तुम बस जल्दी से ऑफिस पहुंचो क्योंकि आज सुबह के टाइम पर ही यादविक सर ने मीटिंग के लिए कहा है, टाइम कम है। विद्या जल्दी से कहती है, ठीक है मैं निकलती हूँ। विद्या कॉल कट करके जैसे ही पलटती है सामने युवान खड़ा था। युवान विद्या को देखकर कहता है, क्या हुआ? विद्या युवान को देखकर कहती है, वो मुझे ऑफिस जाना होगा, मीटिंग है। विद्या जाने लगती है तो युवान जल्दी से विद्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन मेरी बात। विद्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, युवान बाद में बात करते हैं, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। विद्या जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और युवान नीचे किचन से ब्रेकफास्ट लाने चला जाता है। युवान जब तक ब्रेकफास्ट लेकर आता है विद्या भी शावर लेकर आ चुकी थी और वो अपने बालों को सूखा रही थी। युवान विद्या को देखकर कहता है, लाओ मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। विद्या मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में। विद्या इससे आगे कुछ बोलती युवान उसके मुंह में ब्रेड डाल देता है। विद्या युवान को घूरती है तो युवान विद्या के हाथ से हेयर ड्रायर लेते हुए कहता है, चुपचाप नाश्ता करो। युवान विद्या के बाल सुखाने लगता है और विद्या ब्रेड बटर खा लेती है। विद्या जल्दी से अपने बालों की चोटी करती है और फिर कान में झुमके पहनने लगती है, लेकिन जल्दी के चक्कर में विद्या झुमका पहन ही नहीं पा रही थी तो युवान उसके हाथ से झुमका लेकर विद्या को पहना देता है। विद्या फाइल अपने बैग में डालने लगती है और कल की मीटिंग के बारे में याद करके विद्या परेशान हो जाती है।
विद्या को परेशान देखकर युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। विद्या युवान को देखकर कल की सारी बातें बता देती है तो युवान को यादविक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर युवान विद्या को समझाता है। युवान विद्या को समझाते हुए कहता है, विद्या रिलैक्स, कोई भी तुम्हें तब तक नहीं डरा सकता है जब तक तुम खुद उसे डराने नहीं दोगी। खुद को स्ट्रॉन्ग समझोगे तब तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, और प्रेजेंटेशन ही तो है, बिना किसी को देखे ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताना है। हम और घबराहट फील होना तो बस अपनी आंखें बंद करके उस पर्सन को याद करना जिससे तुम्हें हिम्मत मिलती है, और बस हो गया काम। विद्या स्माइल करती है तो युवान विद्या के माथे पर किस करते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट। विद्या अपना बैग उठाती है और युवान के साथ नीचे चली जाती है। युवान का गेट खोलता है तो विद्या का में बैठ जाती है। तेज रफ्तार में आगे बढ़ जाती है। युवान चारों ओर नजर दौड़ाता है तो उसे क्लीनर का एंगल नजर आता है और वो कुछ सोचते हुए घर के अंदर चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर विद्या मीटिंग रूम में जाती है जहां यादविक पहले से ही मौजूद था और अपने असिस्टेंट के साथ किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था। विद्या बाहर ही खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद यादविक की नज़र जब कांच के दरवाजे से बाहर जाती है तो यादविक जल्दी से दूर ओपन करते हुए कहता है, अरे विद्या, आप कब आई। विद्या कहती है, बस अभी अभी, आप बिजी थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यादविक कहता है, अंदर आइए। यादविक के साथ विद्या भी अंदर आ जाती है और फिर यादविक अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, आपके पास 20 मिनट्स है क्योंकि अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं, आप रेडी हैं। विद्या एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे युवान का चेहरा नजर आता है। फिर विद्या यादविक को देखकर कहती है, मैं रेडी हूँ। विद्या फाइल असिस्टेंट को दे देती है और अपने लैपटॉप से स्क्रीन को कनेक्ट करके वो बिना यादविक की तरफ देखे ही इस महीने उनकी टीम ने क्या क्या काम किया है बताने लगती है। यादविक विद्या की बात बहुत गौर से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद विद्या चुप होती है तो और यादविक को देखने लगती है तो यादविक स्माइल करते हुए कहता है, वेल डन, बहुत अच्छा है। विद्या अपना लैपटॉप और फाइल लेकर चली जाती है लेकिन अपना फ़ोन वहीं भूल आती है। थोड़ी ही देर में वहां क्लाइंट्स आ जाते हैं तो यादविक उनके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगता है। इतने में विद्या दूर में नॉक करती है और वो अंदर आके अपना फ़ोन लेकर चली जाती है, लेकिन जो क्लाइंट आया था उसकी नज़र विद्या पर अटक गई थी। यादविक उस आदमी को घूरते हुए कहता है, मिस्टर जायसवाल, आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। मिस्टर जायसवाल विद्या जिस तरफ गई थी उसी तरफ देखते हुए कहता है, मस्त। यादविक मिस्टर जायसवाल को घूरने लगता है। तभी मिस्टर जायसवाल कहता है, वैसे मिस्टर राजपूत, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करूं तो इस लड़की की डिटेल मुझे दे दीजिए, मुझे इस लड़की। मिस्टर जायसवाल अपनी बात आगे पूरी कर पाता उससे पहले ही यादविक एक जोरदार पंच मुट्ठी मिस्टर जायसवाल के मुंह पर मारता है। मिस्टर जायसवाल संभल नहीं पाता है और सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। मिस्टर जायसवाल के साथ आए 2-3 लोग भी खड़े हो जाते हैं। यादविक अपनी चेयर से उठता है और बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर जायसवाल के ऊपर लात घुसे मुंह के बरसाने लगता है। यादविक मिस्टर जायसवाल का कॉलर पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे नज़र भर देखने की भी, तुझे तो मैं। यादविक जायसवाल का सिर दीवार से पटक देता है। यादविक इससे ज्यादा जायसवाल को मारता। अक्षांश पीछे से यादविक को पकड़ लेता है और जायसवाल से दूर करते हुए कहता है, सब वो मर जाएगा। यादविक अक्षांश से छूटते हुए कहता है, मार ही डालूंगा मैं उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई। अक्षांश गार्ड को इशारे से जायसवाल को ले जाने के लिए कहता है तो 2 गार्ड जायसवाल को उठाते हैं और उसकी कार में पटक देते हैं। कार थोड़ी दूर जाती है और सामने ढेर सारी का उसका को घेर लेती है। 57 युवान, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। लाउडली क्राइंग। अब तक आपने पढ़ा। यादविक अक्षांश से छूटते हुए कहता है, मार ही डालूंगा मैं उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई। अक्षांश गार्ड को इशारे से जायसवाल को ले जाने के लिए कहता है तो 2 गार्ड जायसवाल को उठाते हैं और उसकी कार में पटक देते हैं। कार थोड़ी दूर जाती है और सामने ढेर सारी का उसका को घेर लेती है। अब आगे सामने खड़ी कार से ढेर सारे गार्ड्स बाहर आते हैं और फिर वो जायसवाल को उठाकर अपनी कार में ले जाते हैं। ऑफिस में यादविक गुस्से से अपने घर के लिए निकल जाता है। रोशन और अवी विद्या से मीटिंग के बारे में पूछने लगते हैं तो विद्या उन्हें सारी बातें बता देती है। रोशन और अवी दोनों खुश हो जाते हैं और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी काव्या जी का कॉल आता है। अवी कॉल को स्पीकर में डाल देती है तो काव्या जी कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं गई थी वो फाइनल हो गई है और उसे यादविक सर को देना है। मैंने फाइल भिजवा दी है, तुम में से कोई जल्दी से वो फाइल यादविक सर तक पहुंचा दो। काव्या जी की बात सुनकर रोशन और अवी विद्या को देखने लगते हैं तो विद्या नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। अब रोशन और अवी फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं तो आखिरकार विद्या को मानना ही पड़ता है। विद्या फाइल लेकर यादविक के कैबिन की तरफ जाती है तो उसे अक्षांश मिल जाता है और वो विद्या को बताता है कि यादविक से तो घर चले गए।
विद्या उदास हो जाती है तो अक्षांश विद्या को यादविक का एड्रेस दे देता है, साथ ही कुछ और भी फाइल्स देता है साइन करवाने के लिए। विद्या सारी फाइल्स लेकर यादविक के घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में अभी बस एक आदमी की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी और युवान उस आदमी को घूर रहा था। वो आदमी युवान को देखकर कहता है, आज के बाद कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा, प्लीज छोड़ दो प्लीज। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि गार्ड्स फिर से उसकी बॉडी में करंट वाली तार छोड़ देते हैं। उस आदमी की दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंज उठती है। अब तक आप तो समझ ही गए होंगे कि ये आदमी कौन है और युवान इस हाल बेहाल करने में क्यों लगा हुआ है। कूल जायसवाल अधमरी हालत में जमीन में पटका जाता है तो युवान उसे घूरते हुए कहता है, आर्यन कहाँ है। जायसवाल अपनी आधी खुली आंखों से युवान को देखते हुए नामे गर्दन हिलाता है तो युवान सामने खड़े गार्ड की पॉकेट से पेन निकालकर जायसवाल की आंख में धंसा देता है। फिर से पूरे रूम में एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है और जायसवाल दर्द से कराहने लगता है। युवान जायसवाल को घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ आर्यन कहाँ है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आर्यन ने ही तुम्हें विद्या के पीछे पीछे ऑफिस तक भेजा था। जायसवाल दर्द से कराहते हुए हाँ में सिर हिला देता है और अटकते हुए कहता है, उसने मुझे बस इतना कहा कि एक लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। युवान कुछ नहीं कहता है और गार्ड को एक नज़र देखता है, नहीं घूरता है और बाहर निकल जाता है। अंदर से जायसवाल की दर्दनाक चीखें बाहर आने लगती हैं। युवान प्रणव को कॉल मिलाता है और विद्या के बारे में पूछता है। प्रणव युवान को बताता है कि विद्या यादविक के घर आई है। युवान बिना देरी किए यादविक के घर के लिए निकल जाता है। विद्या राजपूत मेंशन पहुंचती है जो एक महल से कम नहीं था, ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न हवेली। विद्या राजपूत मेंशन के अंदर आ जाती है और एक मेड को अपने बारे में बताती है। मेड यादविक के पास जाकर बताती है कि विद्या नाम की लड़की आई है तो यादविक मेड से विद्या को वहीं लाने को कहता है। मेड नीचे आती है और विद्या को अपने साथ ले जाती है। विद्या एक रूम के अंदर जाती है जिसकी दीवारों को देखकर विद्या के हाथ से फाइल छूट जाती है। यादविक विद्या की तरफ पलटता है। यादविक की आंखें बिल्कुल लाल थी, मानो वो कितना रोया हो। विद्या को देखकर यादविक कहता है, इसे पहचानती हो विद्या। विद्या दीवारों पर लावण्या की तस्वीर देखकर कुछ नहीं कहती है तो यादविक कहता है, छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, ये मेरी बहन है लावण्या राजपूत, युवान की पहली बीवी जिससे युवान प्यार करता था, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। विद्या की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग। यादविक लावण्या की तस्वीर को छूते हुए कहता है, काश मैं वक्त में पीछे जा पाता तो मैं ये शादी कभी होने ही नहीं देता। विद्या जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, यादविक दौड़कर उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर कहता है, नहीं, मेरी पूरी बात सुने बगैर आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। आपको पता है आपके सो कॉल्ड हस्बैंड ने मेरी बहन के साथ क्या किया। विद्या सवालिया नजरों से यादविक को देखने लगती है तो यादविक रोते हुए कहता है, मेरी बहन का ख्याल नहीं रख पाया वो युवान, उसने मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया। विद्या को यादविक पर तरस आ रहा था और खुद पर भी, लाउडली क्राइंग। यादविक विद्या का हाथ पकड़कर सामने वॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो कितनी खुश थी मेरी बहन यहाँ, जब वो हमारे साथ रहती थी कभी भी रोई नहीं थी, और वो युवान उसने मेरी बहन को रुलाया है, वो एक धोखेबाज इंसान है। विद्या नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, लाउडली क्राइंग। लावण्या खुद युवान को छोड़कर गई थी। यादविक चिल्लाते हुए कहता है, नहीं गई थी मेरी बहन छोड़कर, पाउटिंग। यादविक के ऐसे चिल्लाने पर विद्या डर जाती है, लाउडली क्राइंग। तो यादविक अपने आंसू पोंछते हुए नफरत से कहता है, उस युवान ने मेरी बहन को मजबूर किया था, इसलिए मेरी बहन को जाना पड़ा। यादविक बस युवान की बुराई किए जा रहा था और लावण्या को अच्छा बता रहा था। यादविक विद्या को देखकर कहता है, आप युवान को डिवोर्स दे दो, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो बस खुद से प्यार करता है। विद्या, आप युवान को तलाक दे दो। विद्या को यादविक अभी किसी सनकी की तरह लग रहा था जो बस अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा था। विद्या यादविक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो यादविक नम आंखों से विद्या को देखने लगता है। विद्या गुस्से से यादविक को घूरते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या, युवान मेरा हस्बैंड है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ आपकी बहन की तरह। युवान धोखेबाज नहीं है, अरे वो तो अभी भी लावण्या को ढूंढ रहा है, लाउडली क्राइंग। यादविक हैरानी से विद्या को देखने लगता है तो विद्या कहती है, युवान सिर्फ और सिर्फ लावण्या से प्यार करता है, मैं तो बस उसकी, लाउडली क्राइंग। विद्या आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। यादविक विद्या को यूं रोते हुए देखकर जल्दी से विद्या को सोफे पर बिठाता है और पानी का ग्लास लाकर विद्या को दे देता है, लाउडली क्राइंग। विद्या रोते हुए पानी पी लेती है तो यादविक विद्या के सामने जमीन पर बैठते हुए कहता है, युवान ने खुद कहा है कि वो लावण्या को ढूंढ रहा है। विद्या की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग।
और वो कुछ कहती उससे पहले ही वहां एक कड़क आवाज गूंजती है, ये क्या हो रहा है यहाँ। विद्या और यादविक सामने देखते हैं तो युवान गुस्से से लाल आंखों से यादविक को ही घूर रहा था, पाउटिंग। युवान तेज कदमों से आकर विद्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है तो विद्या युवान के सीने से जा टकराती है। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है, मेरी बीवी से दूर रहो। यादविक युवान को टॉन्ट मारते हुए कहता है, क्यों तुम्हें विद्या पर भरोसा नहीं है क्या। युवान दांत पीसते हुए कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यादविक युवान को घूरता है तो युवान विद्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, चलो यहाँ से। यादविक युवान को रोकते हुए कहता है, वैसे लावण्या को ढूंढ रहे हो तो विद्या को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, इन सब में विद्या की क्या गलती है, उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो। ये बात सुनकर युवान के बढ़ते कदम थम जाते हैं। विद्या भी नम आंखों से युवान को देखने लगती है। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है, मैं लावण्या को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए नहीं ढूंढ रहा। यादविक युवान को देखकर कहता है, ओ कम ऑन युवान, विद्या के सामने ऐसे झूठ तो मत बोलो, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम लावण्या से कितना प्यार करते हो। यादविक युवान को देखकर कनिंग स्माइल करता है, जिससे युवान को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो जैसे कुछ बोलने को होता है। विद्या युवान को देखकर कहती है, तुमने आज तक डिवोर्स पेपर्स पर इसलिए ही साइन नहीं किए ना क्योंकि तुम लावण्या से आज भी प्यार करते हो। विद्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर युवान हैरानी से विद्या को देखने लगता है और यादविक आग में घी डालते हुए कहता है, जब तुम्हारे दिल में आज भी लावण्या ही है तो विद्या को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। आज यादविक एक डिवोर्स लॉयर की तरह एक अच्छे खासे खुशहाल शादीशुदा जोड़े के बीच में डिवोर्स करवा के ही रहेगा, जिस हिसाब से वो युवान और विद्या के बीच में फूट डाल रहा है। आज तो यादविक बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाकर विद्या और युवान के बीच लड़ाई करवा के ही रहेगा। टीयर्स ऑफ जॉय। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है, तुम चुप रहोगे, ये मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात है, हम आपस में ही सुलझा लेंगे। विद्या तेजी से बाहर निकल जाती है तो युवान भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों बाहर जाते हैं तभी एक का मेंशन में आती है और उसमें से सावी बाहर आती है। सावी युवान और विद्या को साथ देखकर हैरान थी, तभी दोनों का उसके सामने से निकल जाते हैं। सावी घर के अंदर चली जाती है और यादविक का हाथ देखकर कहती है, यादविक आपको इतनी चोट आई है और आप मुस्कुरा रहे हैं। यादविक सावी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, बात ही कुछ ऐसी है। सावी यादविक की बातों को इग्नोर करके उसके हाथ में लगे जख्मों में मरहम लगाने लगती है और यादविक से सवाल करती है, वैसे युवान को देखा मैंने, वो भी विद्या के साथ। यादविक मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, कुछ ही दिनों में युवान और विद्या का डिवोर्स होने वाला है और मेरी बहन वापस आने वाली है। सावी के हाथ रुक जाते हैं और वो चौंकते हुए कहती है, युवान ने विद्या से शादी की है। यादविक हाँ में अपना सिर हिलाता है तो सावी आगे कुछ नहीं कहती है। रायचंद विला। कार रुकते ही विद्या दौड़कर अपने रूम की तरफ जाती है। युवान भी उसके पीछे रूम में जाता है तो देखता है कि विद्या अपने कपड़े लगेज में भर रही है। युवान विद्या को रोकते हुए कहता है, क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान छोड़ो मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, मेरी बात सुनो तुम। विद्या सिसकते हुए कहती है, क्या सुनूं, यही कि तुम किसी और से प्यार करते हो, सुन के थक चुकी हूँ, दर्द होता मैं भी तो इंसान ही हूं ना, लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को शांत करते हुए कहता है, एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था लेकिन तुम मेरी बात सुने बगैर ही ऑफिस चली गई। विद्या कहती है, एक बात का जवाब दो, तुमने आज तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किए, लाउडली क्राइंग। बोलो। युवान चुप हो जाता है तो विद्या युवान का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहती है, बोलो, अब चुप क्यों हो गए, बोलो ना कि तुमने आज तक 8 साल बाद भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किए। युवान कुछ नहीं कहता है तो विद्या दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि तुम आज भी लावण्या से प्यार करते हो, भूल नहीं पाए उसे, और जब वो तुम्हारे दिल में है तब तक मैं नहीं आ सकती तुम्हारे दिल में। युवान विद्या को देखकर कहता है, सुनना चाहती हो ना कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किया, तो सुनो, बहुत प्यार करता था उससे, उसके जाने के बावजूद भी उसे अपनी धड़कन में शामिल किया था, अपनी हर एक सांस में बस उसे ही याद करता था। युवान विद्या को देखकर कहता है, सबको बस अपना दर्द दिखता है, मेरे दर्द का तो किसी को अंदाजा भी नहीं है। युवान विद्या का लगेज साइड करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। युवान 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, आई नो कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं वो सब नहीं करना चाहता था लेकिन अपने गुस्से में अंधा होकर मैंने वो सब कर दिया था, सॉरी, हो सके तो माफ कर देना। 58 जवाब दो विद्या, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, अब तक आपने पढ़ा। युवान विद्या का लगेज साइड करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
युवान 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, आई नो कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने गुस्से में अंधा होकर मैंने वो सब कर दिया था। सॉरी, हो सके तो माफ़ कर देना। अब आगे युवान विद्या को नम आंखों से देखता है तो विद्या युवान से मुंह फेर के खड़ी हो जाती है और विद्या की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को यूं मुंह फेरते देखकर अपने आंसू पोंछता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। विद्या जमीन पर बैठकर रोने लगती है, लाउडली क्राइंग। युवान विला से निकलता है और सीधे एक क्लब में जाता है जहां पहले से ही यादविक मौजूद था। दोनों क्लब के एक प्राइवेट रूम में आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को लाल आंखों से घूर पाउटिंग थे। यादविक एक कनिंग स्माइल के साथ अपने ग्लास में वाइन डालते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, बस 2 महीने, उसके बाद तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन लूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स। देखो, मैंने जो कहा था कर दिखाया। यादविक ग्लास को युवान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चीयर्स। युवान वाइन की बोतल उठा लेता है और यादविक के ग्लास से अपने बोतल को टकराते हुए कहता है, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तुम दोनों भाई बहन से मेरी खुशियां बर्दाश्त जो नहीं होती हैं। यादविक पूरी ग्लास का वाइन एक घूंट में पी जाता है और युवान को घूरते हुए कहता है, तू आज इस हालत में अपनी वजह से तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसलिए आज तू इस जगह पर खड़ा है। युवान भी वाइन के बोतल को अपने मुंह से लगा लेता है और एक ही सांस में आधी बोतल अपने गले से नीचे उतार देता है। युवान हल्के नशे में यादविक को देखकर कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मैंने लावण्या को कभी हर्ट नहीं किया, वो खुद गई थी मुझे छोड़कर उसके साथ। यादविक भी अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। अगर तूने मेरी बहन को हर्ट नहीं किया था तो वो क्यों तुझे छोड़कर जाती, बोलना। अब चुप क्यों है? युवान पूरी बोतल की वाइन पीने के बाद नशे से बोझिल पलकों को जबरदस्ती खोलते हुए कहता है, बस यही सवाल का जवाब जानने के लिए तो 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ थी और मिली भी कब, जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। यादविक वाइन पीने के बाद लड़खड़ाते कदमों से युवान की तरफ आते हुए कहता है, अगर तूने अपना वादा पूरा किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता, सब खुश होते, हमारी दोस्ती। यादविक आगे बोल नहीं पाता है, बस उसकी आंखें भर आती है। युवान भी यादविक को नम आंखों से देखने लगता है। दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठ जाते हैं और चुपचाप वाइन पीने लगते हैं। करीब 1 घंटे के बाद दोनों बिल्कुल नशे में झूमते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। यादविक हंसते हुए कहता है, युवान तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुझे अपनी जिंदगी में दो लोगों से प्यार मिला है। युवान भी यादविक की तरह ही लड़खड़ाती जुबान से कहता है, हाँ बहुत प्यार मिला है और दोनों ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया है। युवान अपने फोन के स्क्रीन में विद्या की फोटो देखते हुए कहता है, दोनों ही मेरे पास नहीं है, एक छोड़कर चली गई और दूसरी साथ रहना नहीं चाहती। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, कहने को सब कुछ है लेकिन मेरा दिल वो तो हमेशा ही खाली ही रहेगा। यादविक युवान के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहता है, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे तेरे बुरा फील हो रहा है। युवान यादविक को देखकर हंसते हुए कहता है, ये तू बोल रहा है मेरी जिंदगी में जब खुशियों ने दस्तक दी तो तूने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया और तू बोल रहा है कि तुझे बुरा फील हो रहा है। युवान यादविक को धक्का देते हुए कहता है, सब तेरी वजह से हुआ है, ना मैं तुझसे दोस्ती करता, ना मैं जयपुर आता और ना ही लावण्या से प्यार करता और ना ही हमारी शादी होती और ना ही तेरी बहन मुझे छोड़कर जाती और इन सब से मेरे अंदर का हैवान पैदा और ना ही मैं विद्या के साथ वो सब करता। युवान यादविक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मुट्ठी मारते हुए कहता है, तेरी बहन की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ, माफ नहीं करूंगा तुम दोनों भाई बहन को। पाउटिंग। युवान की पंच मुट्ठी से यादविक जमीन में गिरा हुआ था और वो नम आंखों से युवान को ही देखे जा रहा था। तभी उनके रूम का दूर खुलता है और सावी दौड़ते हुए अंदर आती है। सावी यादविक और युवान को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है तो युवान सावी को देखता और यादविक का कॉलर पकड़कर अपनी नशे से बोझिल पलकों को जबरदस्ती झपकाते हुए कहता है, तुझे मेरी किस्मत बहुत अच्छी लगती है ना, देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जान छिड़कती है सावी तुझ पर, बचपन से हमेशा तेरे साथ है और कभी अकेले छोड़कर भी नहीं गई, दुख सुख सब में साथ रहती है, वक्त रहते कद्र कर ले वरना तेरी किस्मत भी मेरी तरह हो जाएगी। यादविक को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो बस सावी को ही निहार रहा था। युवान उठता है और लड़खड़ाते कदमों से सोफे पर गिर जाता है। सावी अपने सामने दोनों को यूं नशे में यहाँ वहाँ पड़े देखती है तो उसके दिमाग में बस विद्या आती है। सावी जल्दी से विद्या को कॉल करती है। विद्या बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है तो वो अपना फ़ोन उठाती है और सावी का नंबर देखकर वो कॉल जल्दी से रिसीव करते हुए कहती है, हाँ सावी कहिए क्या बात है। सावी जल्दी से कहती है, विद्या बिना सवाल किए क्लब आ जाओ, हम लोकेशन सेंड करते हैं। विद्या को सावी की आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी, इसलिए वो जल्दी से ड्राइवर को जाकर लोकेशन बताती है और क्लब पहुंच जाती है।
क्लब के बाहर ही सावी खड़ी थी। वो ड्राइवर और विद्या को लेकर रूम में जाती है और सामने का नज़ारा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। युवान और यादविक एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को याद करके रो रहा था और यादविक युवान के रोने से रोए जा रहा था, लाउडली क्राइंग। सावी विद्या को देखकर कहती है, आप खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से लेकर चलना होगा, नहीं तो मीडिया को खबर मिली तो बहुत बुरा होगा। सावी मैनेजर से बोलकर क्लब के पीछे का दूर खुलवाती है और वो यादविक को किसी तरह से संभालते हुए बाहर लाती है। यादविक सावी से बात किए जा रहा था। विद्या ड्राइवर के साथ मिलकर युवान को किसी तरह संभालते हुए बाहर लाती है और कार में बिठा देती है। युवान आधी खुली आंखों से विद्या को ही निहार रहा था और विद्या के बालों की लटों से खेल रहा था। कार में बैठते ही युवान विद्या की गोद में सिर रख देता है और बिल्कुल बच्चों की तरह कहता है, तुम मुझसे नाराज हो। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या का चेहरा छूते हुए कहता है, बोलो ना, तुम नाराज हो क्या। विद्या कुछ नहीं बोलती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो युवान सुबकते हुए कहता है, सब मुझसे नाराज हो जाते हैं, मैं बहुत बुरा हूं ना। लव भी नाराज होकर चली गई मुझे छोड़कर, मैंने तो उसे हर्ट भी नहीं किया था। युवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विद्या का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं बहुत प्यार करता था लव से, मैं तो उसे पूरे नाम से भी नहीं बुलाता था, हमेशा लव ही कहता था, लेकिन पता नहीं वो क्यों मुझे छोड़कर चली गई। विद्या युवान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती है और विद्या की आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम्हें पता है इश्क का जहर चखने के बाद ना इंसान ना ही जी पाता है और ना ही मर पाता है, ये मोहब्बत बहुत बुरी चीज होती है, तुम मत करना किसी से वरना बहुत तकलीफ होगी। युवान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो विद्या को देखकर कहता है, इस मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरा अस्तित्व, सब कुछ, सब चला गया। युवान विद्या को देखकर सुबकते हुए कहता है, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि वो मुझे छोड़कर चली गई। हाँ, बचपन से प्यार करता था उसे, लेकिन उसने एक पल में सब खत्म कर दिया, लाउडली क्राइंग। सब कुछ खत्म कर दिया, लाउडली क्राइंग। चली गई छोड़कर मुझे। पता है, जिससे मोहब्बत करो तो वो आपकी सांसों की तरह जरूरत बन जाती है, और मोहब्बत जरूरत बन जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है, लेकिन जब वही मोहब्बत आपको छोड़कर चली जाए तो जिंदगी जहर लगने लगती है, लाउडली क्राइंग। युवान विद्या की कमर को पकड़कर अपना चेहरा विद्या के पेट में छुपा देता है और रोने लगता है, लाउडली क्राइंग। युवान को इतने दर्द में देखकर और लावण्या के लिए यूं रोता देखकर विद्या को अपने दिल में एक टीस सी महसूस हो रही थी, लाउडली क्राइंग। लेकिन वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती है और युवान के बालों में उंगलियां चलाते हुए युवान को शांत करने लगती है। थोड़ी देर में कार विलर के बाहर रुकती है। युवान अभी तक सो चुका था। ड्राइवर विद्या को देखकर कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं आउट हाउस से प्रणव को बुलाकर आता हूँ। ड्राइवर प्रणव को बुलाकर लाता है। ड्राइवर और प्रणव किसी तरह युवान को रूम में लेकर जाते हैं। विद्या युवान के शूज उतारती है और युवान को ब्लैंकेट ओढ़ा देती है, लेकिन युवान का शरीर बिल्कुल गर्म था। विद्या युवान का माथा छूकर देखती है तो युवान का शरीर बिल्कुल तप रहा था। विद्या युवान को देखकर कहती है, इसे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। विद्या जल्दी से बर्फ लाने नीचे किचन में चली जाती है और बर्फ लेकर आती है तो देखती है कि युवान बेड पर नहीं है। विद्या बर्फ का बोल टेबल पर रखती है तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। विद्या वॉशरूम में जैसे ही जाती है तो देखती युवान शावर के नीचे खड़ा भीग रहा था। विद्या कुछ कहती उससे पहले ही युवान विद्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विद्या संभल नहीं पाती है और युवान के सीने से लग जाती है। युवान विद्या को देखकर कहता है, विद्या देखो बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है ना। विद्या युवान से अलग होते हुए कहती है, बारिश नहीं हो रही है, तुमने शावर ऑन कर दिया है, हटो, मुझे शावर ऑफ करने दो। युवान विद्या को रोकते हुए कहता है, रहने दो ना, देखो कितना मजा आ रहा है। विद्या युवान को देखने लगती है। अभी युवान बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा लग रहा था जिसकी नशीली आंखों में दुनिया जहान की मासूमियत झलक रही थी। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह, वो भी बहुत खूबसूरत थी। युवान अपनी मॉम को याद करके इमोशनल हो जाता है और वो विद्या पर गुस्सा करते हुए कहता है, मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और तुम भी मुझसे दूर जाना चाहती हो, पाउटिंग। तुम दोनों एक जैसे हो, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, लाउडली क्राइंग। विद्या युवान का चेहरा पकड़कर कहती है, नहीं युवान, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, नानू नानी माँ मायरा सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। युवान विद्या को देखकर कहता है, और तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। विद्या शावर बंद करते हुए कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कपड़े चेंज कर लो।
विद्या जाने लगती है तो युवान विद्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता और विद्या की आंखों में झांकते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती ना ही मैं कपड़े चेंज करूंगा और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। जवाब मेरे सवाल का, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। विद्या युवान की आंखों में देखने लगती है। अभी युवान की आंखें समुद्र से भी ज्यादा गहरी और खूबसूरत नजर आ रही थी और नशे से बाल झपकाते हुए युवान मासूमियत से विद्या को देख रहा था, जिससे युवान और भी ज्यादा ऑथेंटिक और क्यूट लग रहा था। स्माइलिंग फेस। युवान विद्या को देखकर कहता है, जवाब दो विद्या, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बात का जवाब कल मिलेगा, इसलिए आप बने रहिए क्योंकि आज मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही है। मैं अपनी आंखों बिल्कुल युवान की तरह जबरदस्ती झपकाते हुए ये चैप्टर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार सो गई तो फिर आप लोगों को चैप्टर नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं जबरदस्ती जाग रही हूँ आप लोगों को चैप्टर देने के लिए। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, आप लोगों के बारे में कितना सोचती है, लेकिन आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हैं। बस गिने चुने कुछ लोग ही हैं जो कमेंट करते हैं और बाकी सब साइलेंटली आते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं और चुपके से चले जाते हैं। मेरे छोटू से हार्ट में कितना पेन होता है पता है आप लोगों को। हंस स्मर्क। बोलकर भी क्या फ़ायदा, आप लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप तो फिर भी कमेंट नहीं करेंगे। 59 क्या अब हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि हम एक रूम में भी नहीं रह सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा। विद्या जाने लगती है तो युवान विद्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता और विद्या की आंखों में झांकते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती ना ही मैं कपड़े चेंज करूंगा और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। जवाब मेरे सवाल का, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। विद्या युवान की आंखों में देखने लगती है। अभी युवान की आंखें समुद्र से भी ज्यादा गहरी और खूबसूरत नजर आ रही थी और नशे से बाल झपकाते हुए युवान मासूमियत से विद्या को देख रहा था, जिससे युवान और भी ज्यादा ऑथेंटिक और क्यूट लग रहा था। स्माइलिंग फेस। युवान विद्या को देखकर कहता है, जवाब दो विद्या, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अब आगे। विद्या युवान के भीगे लबों को देखने लगती है और अपने आप ही वो खींची चली जाती है और बिना सोचे समझे वो युवान के होठों पर अपने होंठ रख देती है। विद्या युवान के होठों को चूमने लगती है तो युवान बस हैरानी से विद्या को देखने लगता है और अगले ही पल वो भी विद्या का साथ देते हुए उसे चूमने लगता है। विद्या युवान से अलग होती है और युवान को देखने लगती है। युवान का नशा उतर चुका था और अब वो विद्या से बस अपने सवाल का जवाब जानना चाहता था, इसलिए वो विद्या को सवालिया नजरों से देखने लगता है। विद्या युवान से दूर जाने लगती है तो युवान विद्या को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और विद्या की आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो विद्या, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। विद्या युवान के सवाल पर अपनी बाहों का हार युवान के गले में डालते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है युवान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। विद्या के जवाब से युवान की पकड़ विद्या पर ढीली हो जाती है। विद्या युवान को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखती है और फिर बिना देर किए वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर चली जाती है। विद्या युवान के कपड़े लाकर उसे दे देती है और खुद अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। युवान चेंज करके आता है, उसी वक्त विद्या भी चेंज करके आती है और उसके हाथ में गर्म पानी का ग्लास था। विद्या युवान की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहती है, इसे पिलो वरना गला खराब हो जाएगा। युवान बिना कुछ भी कहे ग्लास ले लेता है और गर्म पानी पी जाता है। विद्या युवान को देखकर कहती है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, मैं दूसरे रूम में ही हूँ। युवान जल्दी से विद्या का हाथ पकड़ लेता है तो विद्या बिना मुड़े ही कहती है, युवान हाथ छोड़ो। युवान कहता है, क्या अब हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि हम एक रूम में भी नहीं रह सकते हैं। विद्या युवान की तरफ पलटते हुए कहती है, दूरियां आई नहीं है, ये दूरियां कभी कम ही नहीं हुई थी, बस एक जरूरत के रिश्ते ने हमें करीब बांधे रखा था और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत है। युवान विद्या का हाथ छोड़ देता है तो विद्या रूम से बाहर निकल जाती है और दूसरे रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। युवान भी बेड पर लेटा हुआ था और करवटें बदल रहा था। दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थे, लेकिन नींद तो हर हाल में आनी है। आधी रात गए दोनों को नींद आ ही जाती है। अगली सुबह युवान जल्दी उठ जाता है और दोनों मेड को सर्वेंट क्वार्टर भेज देता है और खुद विद्या के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। विद्या की नींद खुलती है और वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। विद्या जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास जाती है, सामने किचन से युवान अपने हाथों में नाश्ते का ट्रे लेकर आ रहा होता है। युवान विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। विद्या युवान को नज़रअंदाज करते हुए मेड को आवाज लगाती है तो युवान कहता है, वो दोनों नहीं है, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो दोनों सर्वेंट क्वार्टर में हैं। विद्या किचन की तरफ जाने लगती है तो युवान उसके सामने आ जाता है और थोड़ा मायूसी से कहता है, अब क्या इतने चुभने लगा हूँ कि मेरे हाथों का बना नाश्ता भी नहीं कर सकती।
विद्या युवान की बात सुनकर चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है। युवान स्माइल करते हुए उसे नाश्ता सर्व करता है। सारी डिशेस युवान ने विद्या की पसंद की बनाई थी। पुणे स्टाइल में दाबेली, मिसल और भी बहुत सारी चीजें जिसे विद्या खा भी नहीं पाती, इतनी सारी चीजें बनाई थी। विद्या खाना शुरू करती है तो युवान विद्या के बगल में बैठते हुए पूछता है कैसा बना है। विद्या बिना युवान को देखे ही कहती है ठीक है। युवान और विद्या साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो विद्या के फेस पर पाव के क्रम्स लग जाते हैं। युवान टिश्यू पेपर लेकर विद्या के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो विद्या युवान को देखने लगती है। युवान विद्या के होठों के किनारे पर टिश्यू पेपर से साफ करने लगता है तो विद्या की धड़कनें बढ़ जाती है और वो युवान को देखने लगती है। युवान भी विद्या का चेहरा साफ करते हुए विद्या के गुलाबी पड़ रहे गालों को देखने लगता है और युवान विद्या को निहारने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहां एक कड़क आवाज गूंजती है, क्या चल रहा है यहाँ? युवान और विद्या सामने देखते हैं। यादविक अपने हाथ में फाइल लिए बड़े ही शाही अंदाज में चला आ रहा था। युवान यादविक को देखकर मुंह टेढ़ा करता है, स्मर्क। तो यादविक स्मर्क करते हुए युवान के पास चला जाता है और सीधे पूछता है, तुम गए नहीं अभी तक? विद्या यादविक को देखने लगती है तो यादविक अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें ऑफिस का काम नहीं करना है क्या, जो अभी तक गए नहीं हम? युवान यादविक के सवाल पर उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में दूसरों की जिंदगी में तक झांक करके रिपोर्ट्स नहीं बनते हैं ना, तो मुझे ऑफिस में रहकर हर एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। यादविक युवान को घूरते हुए कहता है, मेरी कंपनी दूसरों की जिंदगी में ताक झांक नहीं करती है, बस सच्चाई बाहर लाती है जो हर न्यूज एजेंसी करती है, समझे? पाउटिंग। युवान यादविक को देखकर कहता है, मैंने कब कहा कि तुम्हारी कंपनी दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करती है, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा था। यादविक गुस्से से दांत पीसते हुए युवान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, युवान तुम पाउटिंग। विद्या जल्दी से अपनी चेयर पर से उठते हुए कहती है, बस कीजिए आप दोनों। यादविक विद्या को देखने लगता है तो विद्या यादविक से सवाल करते हुए कहती है, आप यहाँ कैसे? कोई काम था? यादविक अपने हाथ में पकड़ी फाइल को विद्या को दिखाते हुए कहता है, ये 2 फाइल्स आप मेरे घर में ही भूल आई थी कल। इसमें मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना, अगर आप फ्री हैं तो यही डिस्कस कर लें। युवान जल्दी से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो फ्री कैसे हो सकती है? और तुम कैसे बॉस हो, अपने एम्प्लॉयज़ के घर में घुस के जब मर्जी तब काम करवाते हो? ये कहाँ का रूल है कि बॉस कभी भी एम्प्लॉय को डिस्टर्ब कर सकता है? एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्या? युवान का लंबा सा भाषण सुनने के बाद यादविक अपने हाथों को फोल्ड करके स्मर्क करते हुए कहता है, देखो तो एम्प्लॉय के हितों के लिए बोल भी कौन रहा है? मिस्टर युवान रायचंद, जो आधी रात को भी नवीन को काम देने से पीछे नहीं हटता है और गुस्से में ना जाने कितने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है, वो इंसान मुझे एम्प्लॉयज़ के हितों के बारे में बता रहा है, स्मर्क। युवान यादविक को घूरता है तो यादविक कहता है, दूसरों को सलाह देने से पहले खुद को सुधार लो। विद्या दोनों को देखकर कहती है, अगर आप दोनों को यूं ही एक दूसरे से लड़ना है तो आप दोनों लड़ते रहिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। युवान जल्दी से विद्या को रोकते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट कर लो। विद्या युवान को देखकर कहती है, पेट भर गया मेरा। विद्या अपने रूम में चली जाती है तो युवान यादविक को घूरते हुए कहता है, तुम्हें अभी ही आना था, सुकून से ब्रेकफास्ट तो करने देते, वो ज़्यादा देर तक भूखी रहती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपना काम निकलवाना है, पाउटिंग। यादविक युवान को देखकर कहता है, इतनी ही फिक्र थी तो लंच बॉक्स क्यों नहीं बनाया, दे देते, वो ऑफिस में आराम से खा लेती। युवान यादविक को देखकर स्मर्क करते कहता है, तुम लंच ब्रेक देते हो अपने ऑफिस में, मुझे लगा गॉसिप करके पेट भर जाता होगा तुम लोगों का। यादविक युवान को देखकर कहता है, तुम हमेशा मेरे प्रोफेशन का मजाक क्यों उड़ाते हो? युवान, मैंने कभी तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों हमेशा मेरे प्रोफेशन का मजाक क्यों उड़ाते हो? युवान यादविक को देखकर मुंह टेढ़ा करते हुए स्मर्क किचन की तरफ चला जाता है। इतने में विद्या नीचे आती है। यादविक स्माइल करते हुए कहता है, चले। विद्या बस हम कहती है और बाहर जाने लगती है तो युवान विद्या को रोकते हुए कहता है, विद्या वेट। विद्या रुक जाती है तो युवान लंच बॉक्स विद्या की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, याद से लंच कर लेना हम। विद्या लंच बॉक्स ले लेती है तो यादविक कहता है, ठीक है युवान, तो हम चलते हैं और तुम भी चले जाओ पुणे वापस, अब तो तुम्हारा यहाँ कोई काम भी नहीं है तो तुम्हें चले जाना चाहिए ना। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है, चला जाऊंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। विद्या अपनी कार की तरफ जाने लगती है तो यादविक कहता है, जब मंजिल एक ही तो क्यों ना साथ चलें। युवान यादविक को घूरने लगता है तो विद्या मना करते हुए कहती है, नहीं, फिर आते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी, मैं अपनी ही कार से चली जाती हूँ।
विद्या आगे बढ़ती है और फिर युवान को एक नज़र देखकर कहती है, यादविक, जरूरी नहीं है कि जब मंजिल साथ हो तो सफ़र भी साथ ही तय करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम सफ़र साथ होने के बावजूद मंजिल अलग अलग हो जाते हैं। विद्या की बातों का मतलब युवान अच्छे से समझ रहा था और उसे हर्ट भी फील हो रहा था विद्या की बातों से, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब में युवान की गलती भी थी। जब यश ने युवान से विद्या को लावण्या का सच बताने को कहा था, तब युवान ने कहा था कि विद्या बस उसकी ज़रूरत है, विद्या कभी भी उसकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी कि उसे विद्या को सच बताना पड़े। अगर तभी युवान ने विद्या को सच्चाई बता दी होती तो आज ये नौबत ही न आती, और जो दूरियों की दीवार युवान और विद्या के बीच में खड़ी हो गई है, वो दीवार भी खड़ी नहीं होती। शायद विद्या को यादविक के कहे गए शब्दों से कोई फर्क भी न पड़ता, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कौन मिटा सका है, वही हाल अभी इन दोनों का था। ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। विद्या अपनी काम में बैठकर चली जाती है तो यादविक भी अपनी काम में चला जाता है। युवान लॉन के चेयर पर बैठा हुआ था और सामने ही प्रणव अपने टैब में कुछ ढूंढते हुए कहता है, ये देखिए सर, आपने जैसा कहा था सड़क सफाई कर्मी जिस एजेंसी से आते हैं वहाँ ये आदमी है ही नहीं, ना ही इसे कोई पहचानता है और ना ही इसे किसी ने देखा है। युवान प्रणव को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ के आसपास हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगाने को कहा था, तुमने लगवाए? प्रणव हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, यस हर तरफ लगा दिए गए हैं, और आपने जैसा कहा था एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी आर्यन शेखावत के बारे में इत्तला जानकारी दे दी गई है। युवान कहता है, ठीक है, अगर किसी पर भी शक हो तो तुरंत एक्शन लेना। प्रणव जल्दी से पूछता है, सर आप यहाँ नहीं रहेंगे क्या? आप वापस पुणे जा रहे हैं क्या? युवान विद्या के बारे में सोचकर और विद्या की नाराजगी